तो बच्चों फिर अब हम पास्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहता कि 12 नवंबर 2010 को ट्यूसडे है, ट्यूसडे हो तो 12 नवंबर 2007 को क्या दिन होगा। राइट, ये अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि डेट इसमें सेम ही आ रहा है जैसा कि आपके सामने मैंने यहां पर दिखाया। ठीक है, तो डेट सेम ही है। राइट, और मंथ महीने का जो है यानी कि मंथ वो भी सेम ही चल रहा है। गैप कितना है, 3 साल का गैप है, इसे हम कहते हैं गैप ईयर। राइट, ये हो गया गैप ईयर। अब क्या 2010 और 2007 के बीच में कोई लीप ईयर है, यानी कि है, यानी कि वो कौन सा लीप ईयर है, 2008 यानी कि 2008। तो यहां 1 ये आपके सामने मैंने लिख दिया, इट्स ए लीप ईयर, एक लीप ईयर पड़ेगा। तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब 4 दिन में से आप कोई वीक तो आउट कर नहीं सकते, तो अब चूंकि इस डेट के अकॉर्डिंग ये पास्ट है तो ट्यूसडे में से जब आप 4 दिन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने फ्राइडे लिख दिया है आंसर। राइट, अब मान लीजिए जैसे ये तो गैप 3 साल का था, मान लो मैं 10 साल का अगर गैप ले लूं तो जैसे क्वेश्चन दूसरा अगर हम लें तो क्वेश्चन सेकंड में अगर मैं ये कहूं कि भाई मान लीजिए 15 अगस्त 2005 को वेडनेसडे है, वेडनेसडे हो तो 15 अगस्त 1995 को क्या दिन होगा, ये हमने मान लीजिए क्वेश्चन लिया। अब आप देख रहे हैं कि डेट सेम ही चल रहा है, महीना भी सेम ही आ रहा है, गैप जो आ रहा है वो 10 साल का है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 10 साल का ये क्या है, ये गैप ईयर हो गया। अब 1995 यानी कि 1995 से 2005 के बीच में अगर हम लीप ईयर निकालने जाएं तो कितना आता है, तो 1995 के बाद लीप ईयर जो आता है 1996 आता है, उसके बाद 2000 सेंचुरी होती है, लीप सेंचुरी होती है, और एवरी लीप सेंचुरी इज आल्सो ए लीप ईयर, और उसके बाद 2004 होता है, यानी कि 3 लीप ईयर पड़े। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 लीप ईयर हो गए। राइट, तो लीप ईयर यहां पर लिख दिया है बच्चों। तो यहां हो गया 13। अब 13 दिन में से एक वीक का वैल्यू कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। क्लियर है, तो वेडनेसडे में से अगर आप 6 दिन माइनस करोगे तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, थर्सडे आपका आंसर होना चाहिए। अब थर्सडे को बहुत सारे बच्चे वीरवार भी कह देते हैं, गुरुवार भी कह देते हैं, और बृहस्पतिवार भी कह देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जब डेट सेम हो, महीना सेम हो, और गैप यानी कि 2, 4, 5, 10, 15 साल का फ्यूचर में हो सकता है या पास्ट के लिए हो सकता है, तो हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोबारा से वही तो अब जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे बच्चों वो करने जा रहे हैं कि जब मंथ्स अलग अलग हो, डेट अलग अलग हो, और गैप जो हो यानी कि ईयर का जो गैप हो वो 1 से 1.5 साल या 2 साल का हो। ठीक, जैसे मानो एक क्वेश्चन, अब इसे हम क्या कह सकते हैं, टाइप 5 कह सकते हैं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 12 मार्च 2001 को सैटरडे हो तो 20 जुलाई
2002 को क्या दिन होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब इसमें आप देख रहे हो कि डेट अलग अलग है, महीने भी अलग अलग है, और जो गैप है वो ऐसा नहीं है 1 साल या पूरा 2 साल या पूरा 4 साल का, वो गैप कितना है 15-17 महीने का गैप है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों यहां पर अगर मैं 12 मार्च 2001 से 12 मार्च 2002 तक जाता हूं तो मुझे कितना दिन लगेगा, पूरा 365 डेज लगेगा। तो यहां पर मैंने 365 डेज लिख दिया, राइट। अब दूसरा बात यह है कि 12 मार्च 2002 पर मैं आ चुका हूं, तो मार्च को कंप्लीट करना पड़ेगा। 12 मार्च के बाद मार्च में कितने दिन और लगेंगे कंप्लीट करने के बाद, 19 दिन, क्योंकि मार्च का महीना होता है 31 दिन का, राइट। मार्च के बाद हो गया अप्रैल का महीना। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो हमने 30 ही लिखा है। अप्रैल के बाद होता है मई का महीना, उसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 ही लिखा है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई के बाद होता है जून का महीना, उसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 ही लिखे हैं। और उसके बाद आपको जाना है 20 जुलाई तक, तो जुलाई में आपको जाना है 20 तारीख तक, तो हमने इस 20 ही लिखा है। अब अगर मैं इसे ऐड करूं तो 5 और 9 14, एक 15, पावर लग गया 1, 6 7 8, 8 और 9 17, 17 18 19, पावर लगा 1, तो 3 और 1 4, यानी कि इस तारीख से इस तारीख पर पहुंचने में मुझे 495 दिन लग रहे हैं। तो 495 दिन लगे हैं। तो जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 70 वीक, 70 वीक की वैल्यू कितने दिन के बराबर होती है जानते हैं, 490 दिन के बाद, क्योंकि एक वीक 7 दिन का होता है, तो 70 वीक यानी कि 70 वीक जो होंगे वो 490 दिन के बराबर होंगे। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, राइट। अब इस डेट के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है वो फ्यूचर है, तो सैटरडे में जब हम 5 ऐड करेंगे तो बच्चों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं आंसर यहां पर थर्सडे हो गया है। तो चलिए फिर अब एक क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी तरीके का, जिससे कि आपको, जैसे मान लो अब ये तो एक 15-16 महीने की बात थी, ठीक है। अब मान लो 15-16 से ज्यादा महीने हो, यानी कि 2.5 साल हो या 3.25 साल हो, इस तरह से हो, तो हम कैसे करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। टाइप 5 में है हम अभी, तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं मैं। और दूसरा पॉइंट ये है, यहां हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अब नया क्वेश्चन को हम यहां पर लिख देते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता कि 10 अगस्त 2005 को फ्राइडे हो तो, राइट, फ्राइडे हो तो 25 दिसंबर 2007 को क्या दिन होगा, राइट। यहां पर चल रहे हैं। तो बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे, 10 अगस्त 2005 से अगर आप 10 अगस्त 2006 तक जाते हो तो 365 दिन ही लगेगा, राइट। और 10 अगस्त 2006 से 10 अगस्त 2007 जाओगे तो फिर 365 दिन लगेगा। अब आप 6 से 7 पे आ चुके हो। अब अगस्त के महीने को आपको कंप्लीट करना होगा, तो 10 अगस्त के बाद, अगस्त को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए 21 दिन, क्योंकि अगस्त का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद सितंबर जो कि 30 दिन का होता है, उसके बाद अक्टूबर जो कि 31 दिन का होता है, उसके बाद नवंबर जो कि 30 दिन का होता है, और दिसंबर, कितने दिसंबर तक जाना है, 25। तो 25 मैंने यहां पर लिख दिया है। इनको जब मैं ऐड करता हूं तो 5 या 15 16 17, पावर लग गया 1, 6 दूनी 12, 13 14 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 24, 25 26, पावर लग गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि इस डेट से इस डेट पर पहुंचने में मुझे कुल 867 यानी कि 867 डेज लग रहे हैं। अब इस 867 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितने वीक आप काट सकते हो, 7 एकम 7 हो गया, यहां हो गया 7 दूनी हो गया 14, राइट, और फिर 2 7 7 तिया 21, यानी कि
आपके पास 123 वीक यहां पर निकल जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो इस 6 का क्या करना है बच्चों, यहां फ्राइडे में जब आप 6 दिन बढ़ा दोगे तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप जा रहे हैं, फ्राइडे में 6 दिन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्राइडे में 6 दिन आप बढ़ाओगे तो यहां आंसर थर्सडे आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि आंसर थर्सडे हो गया है। तो बच्चों ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है, पॉइंट इज क्लियर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि अगले टाइप नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। 6 टाइप नंबर क्या कह रहा है, 6 टाइप नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसे हम देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये गैप अगर ज्यादा का होता, मानो 50 साल, 100 साल या 200 साल या 300 साल या 400 साल का भी हो सकता था, यानी कि कितने भी। अब जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि 5 जनवरी 2001 को मंडे हो तो 12 दिसंबर 1814 को क्या दिन होगा। इस मंडे के अकॉर्डिंग आपको दिन बताना है। तो यहां पर पहली बात तो ये है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखें और समझें। इसमें एग्जामिनर ने कहा है कि मान लीजिए 5 जनवरी 2001 को मंडे है। अब एग्जामिनर ने जो ये दिन माना है ये सही दिन भी हो सकता है और एग्जामिनर के द्वारा माना गया उसका अपना दिन भी हो सकता है। हमें जो आंसर देना है इस मंडे के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर देना है, इस चीज को आप समझ लेंगे पहली बात तो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों डेट्स पर क्या दिन है एक्चुअल में वो आपको निकालना है। किस तरीके से, टाइप 1 से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 जनवरी 2001 को एक्चुअल क्या दिन है, तो आप निकाल सकते हैं, जो कि मैंने टाइप 1 में आपको सिखाया है। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं 5 क्या हो गया, तारीख हो गया, और जनवरी चूंकि एक सिंपल ईयर है तो जनवरी का कोड यहां 1 लगेगा, सेंचुरी 2000 का कोड हो गया 6, और ईयर हो गया 1, और 1 ईयर में 0 लीप ईयर होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 5 और 6 11 12 13। अब बच्चों यहां 13 दिन में से एक वीक कट जाएगा तो रिमाइंडर 6 आएगा, और 6 पर जब आप देखते थे सर्कल में क्या आता था, फ्राइडे ही आता था। 6 पर मैंने फ्राइडे ही लिखा था, ठीक है। अब ऐसे ही 12 दिसंबर 1814 को देख लेते हैं। तो 12 दिसंबर का कोड यहां 6 है, 1800 का कोड यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ईयर 14 हो गया। 14 साल में कितना, 3 लीप ईयर हो गए, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे 12 और 14 कितना होता है, 26, 26 और 6 हो गया 32, 32 और 5 कितना होता है, 32 और 5 कितना होता है बच्चों, 37, 37 होता है, राइट। अब 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा कितना, 2, और 2 पर सर्कल में देखने पर क्या आता था, मंडे आता था, जो कि मैंने सर्कल में आपको लिखवा रखा था, राइट। अब क्वेश्चन में समझने वाली क्या बात है, क्वेश्चन में आपको समझने वाली बात यह है कि एग्जामिनर हमें से कह रहा है कि भाई 5 जनवरी 2001 को मंडे हो तो इस मंडे के अकॉर्डिंग 12 दिसंबर 1814 को क्या दिन होना चाहिए था, यही चीज था। अब आपको समझना यह है कि एक्चुअल में तो इन तारीख पर 5 जनवरी 2001 को था तो फ्राइडे, और 12 दिसंबर 1814 को है मंडे। तो फ्राइडे से जब आप मंडे जाओगे तो फ्राइडे में अगर आप 3 दिन बढ़ाओगे तभी तो मंडे आएगा, राइट। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, मंडे में अगर आप 3 दिन यहां पर बढ़ा देते हैं तो आंसर यहां पर आ जाएगा थर्सडे। तो एग्जामिनर को हम आंसर देंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग, मंडे के अकॉर्डिंग इस तारीख पर क्या दिन आना चाहिए, थर्सडे दिन होना चाहिए। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं थर्सडे दिन आपके सामने लिखा भी हुआ है। पॉइंट इज क्लियर है। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही हम, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या क्रिएट नहीं हो समझने में कि भाई क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि एक ही पैटर्न के जब हम 2 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो हमारे लिए चीजों को समझना काफी आसान पड़ जाता है बच्चों, क्लियर। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि भाई
मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 3 अप्रैल 2015 को संडे हो तो 25 नवंबर 1706 को क्या दिन है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई अगर 3 अप्रैल 2015 को संडे हो, एग्जामिनर ने कहा कि भाई मैंने उस दिन को मान रखा है संडे ही है ना, तो इस संडे के अकॉर्डिंग 25 नवंबर 1706 को यानी कि क्या दिन होना चाहिए ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों तारीख पर एक्चुअल में क्या दिन है वो निकाल लेते हैं। डेट हो गया 3, अप्रैल का कोड हो गया 0, सेंचुरी हो गया 2000 का 6, ईयर हो गया 15 और 15 साल में 3 लीप ईयर होते हैं क्योंकि 4 तिया 12 होता है। 15 और 6 हो गया 21, 21 और 6 कितना होता है बच्चों, 21 और 6 होता है 27। 27 में से 3 वीक काटोगे तो भी रिमाइंडर 6 बचेगा और 6 पर क्या आता है, फ्राइडे, राइट। अब दूसरा पॉइंट यह है कि यहां पर मैंने लिखा 25 तारीख होगी, नवंबर का कोड हो गया 4, 1700 का कोड हो गया 4, ईयर है 6 साल में 1 लीप ईयर यहां पर हमने डाल दिया। तो 25 और 10 35 और 5 हो गया 40। तो 40 में से जब आप 5 वीक काट दोगे, 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर 5 बचेगा और 5 पर सर्कल में देखने पे क्या आता था, थर्सडे आता था, ऐसा ही है। तो बच्चों यहां फ्राइडे से थर्सडे जाना है, तो फ्राइडे में से अगर मैं 1 दिन कम कर देता हूं या 6 दिन बढ़ा देता हूं तभी तो थर्सडे आ सकता है, ऐसा ही है ना। तो मैंने फ्राइडे में से 1 दिन कम किया यानी कि बैक गया, थर्सडे लिख दिया। तो यहां संडे में भी 1 दिन मैं कम कर दूंगा तो यहां आंसर आ जाएगा सैटरडे, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है, आपके आंसर हो जाएगा सैटरडे। अब मान लो अगर आप फ्राइडे में 6 दिन ऐड करते तो यहां पर थर्सडे आता, और इसी तरह संडे में भी 6 दिन ऐड करते तो यहां पर सैटरडे आ जाता आपके सामने। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर अब अगले टाइप यानी कि टाइप नंबर 7 पर हम चलने जा रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुके होंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली ऑफलाइन की क्लास में कोई भी टीचर इतने टाइप के क्वेश्चनों को नहीं करवाता है, ठीक है, बट यहां पर आपको करवाए जाएंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं टाइप नंबर 7, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं टाइप नंबर 7, और अब हम क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताता हूं। तो बच्चों आपको क्या ये आपको पता है कि किसी महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के सेम होता है? आपको ये चीज पता है? अगर पता है तो बताएंगे, और नहीं पता है तो भी आप बताएंगे कि भाई सर हमें नहीं पता था ये चीज, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइप 7 डाल रहा हूं, और यहां पर लिख रहा हूं मंथ कैलेंडर सेम, मंथ कैलेंडर सेम। सेम का मतलब समान होता है, राइट। तो यहां पर बच्चों एक काम करते हैं, मैंने आपको याद होगा कैलेंडर की पहली क्लास में महीनों के कुछ कोड लिखवाए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि ये जो कोड थे उसके कोड क्या थे, 144, 025, 036 और 146 था, यही चीज था ना। फिर ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये जनरल ईयर में ये कोड थे, है ना। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी के कोड में बदलाव होता है। जनवरी का कोड बदल के 0 हो जाता है लीप ईयर में, और फरवरी का कोड 4 से बदल के 3 हो जाता है। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वही कोड रहेंगे, चाहे ईयर सिंपल रहे चाहे ईयर लीप ईयर रहे। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि जिस जिस महीने के कोड सेम है, जैसे आप देख रहे हैं कि सितंबर और दिसंबर के महीने का कोड क्या है, सेम है, 6 है। तो इसका मतलब है किसी भी सिंपल ईयर हो लीजिए, चाहे आप लीप ईयर का कैलेंडर उठा लीजिए, उस ईयर में आप देखेंगे कि 1 सितंबर को जो दिन है वही दिन 1 दिसंबर को भी है,
या 15 सितंबर को जो दिन है वही 15 दिसंबर को भी है, या 30 सितंबर को जो दिन होगा वही 30 दिसंबर को भी होगा, राइट। अब दूसरा पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि सिंपल ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा वो दिन उस ईयर के किस महीने की पहली तारीख को होगा, तो जनवरी में सिंपल ईयर में कोड 1 है और यहां पर अक्टूबर का कोड 1 है। यानी कि किसी भी सिंपल ईयर का जब आप कैलेंडर उठाएंगे तो उसमें जनवरी और अक्टूबर के महीनों के डेट्स पर आप दिनों को देखिए। जो दिन 15 जनवरी को होगा वो 15 अक्टूबर को होगा, जो दिन 10 जनवरी को होगा वो 10 अक्टूबर में मिलेगा, जो दिन 25 जनवरी को होगा वो 25 अक्टूबर को ही मिलेगा। ये सिर्फ सिंपल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी का जो महीना है उसमें सिंपल और लीप ईयर का एक फंडा चलता है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। बट अगर मैं ये कहूं कि लीप ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा वह दिन 1 अप्रैल में भी मिलेगा और वही दिन 1 जुलाई को भी मिलेगा, क्योंकि इन तीनों के कोड क्या हैं, 0 हैं, राइट। तो यहां आप याद रखिएगा कि लीप ईयर में 10 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 10 अप्रैल को भी पड़ेगा और वही दिन 10 जुलाई को भी पड़ेगा। पॉइंट इज क्लियर। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि लीप ईयर में फरवरी का कोड 4 है और यहां पर अगस्त का कोड 3 है, सॉरी फरवरी का कोड 3 है और अगस्त का कोड भी 3 है। तो किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर आप उठाइएगा और उसमें फरवरी और अगस्त के महीनों को देखिएगा ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि उन दोनों महीनों की यानी कि फरवरी और अगस्त महीने की सेम डेट पर सेम ही दिन आपको मिलेंगे। ये सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए मैं आपको बताया है कि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड 0 और 3 होता है और जनरल ईयर में जनवरी का कोड 1 और फरवरी का कोड 4 होता है, राइट। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए। अब ये चीज क्लियर होगी कि जिस महीने के कोड सेम है उस महीने की सेम तारीख पर सेम दिन आता है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है बच्चों। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला जो पॉइंट आता है बच्चों वो आता है टाइप नंबर 8 का। जैसे आपने देखा कि हमने महीनों के कैलेंडर को सेम किया, ऐसे ही ईयर के कैलेंडर भी सेम होते हैं, सॉरी हाँ ईयर के कैलेंडर भी सेम होते हैं। मतलब यह है कि किस ईयर का कैलेंडर फ्यूचर में किस ईयर के कैलेंडर के सेम होगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ईयर कैलेंडर सेम, ईयर कैलेंडर सेम। तो यहां पर मैं पहले आपको लीप ईयर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि लीप ईयर का कैलेंडर एवरी 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के ही सेम होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने मान लीजिए 1904 लिया, राइट 1904 लिया, 1904 एक लीप ईयर है। 1904 का कैलेंडर फ्यूचर में 28 साल के बाद 1932 में ये रिपीट करेगा और 32 का कैलेंडर फिर 28 साल के बाद 1960 में रिपीट करेगा 1960 में, और 1960 का कैलेंडर फिर 28 साल के बाद 1988 में रिपीट करेगा और 1988 का कैलेंडर फिर 28 साल के बाद 2016 में रिपीट करेगा और 2016 का कैलेंडर फिर 28 साल के बाद 2044 में रिपीट करेगा और 2044 का कैलेंडर फिर 28 साल के बाद 2072 में रिपीट करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि कोई भी लीप ईयर अगर आप लेते हो तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद ही रिपीट हो रहा है। ये मैंने आपके सामने यहां पर ये शो किया है, राइट। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1904 का कैलेंडर रखा हुआ था तो उसे किस डेट पर क्या दिन होगा ये जानने के लिए उसे 1932, 1960, 1988, 2016, 2044 और 2072 में नया कैलेंडर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों। अब यहां पर मैं एक चीज और दिखा देता हूं। अब मान लीजिए अगर मैंने कहूं कि ये प्रूव करके दिखाना, तो यहां पर मैं प्रूव भी कर देता हूं। जैसे मैंने 1 जनवरी 1904 लिखा, और कोई भी ईयर आप ले सकते हैं, जैसे 1 जनवरी 2016 ले लिया, ठीक है। अगर इन दोनों की 1 जनवरी को एक ही दिन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कैलेंडर सेम ही चल रहा है। तो एक तो तारीख हो चुका है। अब चूंकि ये लीप ईयर है तो जनवरी का कोड यहां 1 नहीं लगेगा, 0 लगेगा। 1900 का कोड 0 है, ईयर 4 है, 4 साल में एक लीप ईयर है, राइट। 4 और एक 5 और एक 6 पर आप देखते थे 6 बचा है, तो 6 पर सर्कल में मैंने फ्राइडे ही लिखाया हुआ था, राइट। तो 1 जनवरी 1904 को फ्राइडे था। अब हम 1 जनवरी पे जा रहे हैं 2016 पे। 1 जनवरी का कोड चूंकि लीप ईयर है तो 0 हो गया, सेंचुरी 2000 का 6 हो गया, ईयर 16 है और 16 में 4 लीप ईयर होंगे, तो 16 और 4 20, 6 26 और 1 27। 27 दिन में से 3 वीक काट दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, और 6 पर क्या है, फिर यहां पर 6 पर फ्राइडे ही है। तो इसका मतलब यहां पर हमने जो किया था वो बिल्कुल सही यहां पर किया है कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति के पास 1904 का कैलेंडर था तो उसे फ्यूचर में 1932, 1960, 1988, 2016, 2044 और 2072 में नया कैलेंडर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो यहां तक आप पॉइंट को समझ गए। तो चलिए फिर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जैसे लीप ईयर का कैलेंडर बच्चों लीप ईयर के ही सेम होता था, ऐसे ही सिंपल ईयर का कैलेंडर भी सिंपल ईयर के यानी कि जनरल ईयर का कैलेंडर भी जनरल ईयर के कैलेंडर के ही सेम होता है। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन करने जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन क्या मतलब, अभी जनरल ईयर को भी मैं प्रूव करके दिखा देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, अब यहां पर लिख देते हैं जनरल ईयर कैलेंडर सेम, है ना। तो हमने यहां पर लिख दिया जनरल ईयर कैलेंडर सेम, यहां पर हमने लिख दिया है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा, अब हम क्या करें, यहां पर जनरल ईयर कैलेंडर हमने सेम लिख दिया है। तो अब जैसे यहां पर मैं एक लगातार 8 ईयर्स ले रहा हूं, जैसे मैंने मान लीजिए यहां पर लिया 2000, उसके बाद 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 एंड 2008। तो इन लगातार ईयर्स में आप देख रहे हैं कि 3 लीप ईयर्स हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। बच्चों आपको मैंने बताया था कि 3 लगातार जनरल ईयर के बाद चौथे वर्ष पर लीप ईयर आता है, नेक्स्ट ईयर, यानी कि 3 जनरल ईयर गुजरने के बाद चौथे वर्ष पर लीप ईयर आता है। या आप ये कह सकते हैं किसी भी जनरल ईयर के अगले ही वर्ष, यानी कि 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद लीप ईयर आता है फ्यूचर में या पास्ट में आया था। पॉइंट इज क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार 2 लीप ईयर के बीच में 3 जनरल ईयर आपके सामने रखे हुए हैं। पॉइंट है। तो बच्चों यहां पर एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसे आप गौर से समझिएगा, देखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 2001 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट होगा, तो किसी भी जनरल ईयर के फ्यूचर में अगर आप देखने जा रहे हैं तो उस जनरल ईयर से जो अगला लीप ईयर है, अगर वो 3 साल बाद आ रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, तो उस जनरल ईयर में आपको क्या करना है, 6 ऐड कर देना है, राइट। तो अब यहां पर क्या आया, 2001 में जब आपने 6 वर्ष बढ़ाए तो 2007 आ गया, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2001 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर एक ही कैलेंडर है, ठीक है।
अब ये बात अगर फ्यूचर पर लागू है तो ये पास्ट पर भी लागू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2007 का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ था, तो 2007 से या उस जनरल ईयर से पिछला लीप ईयर अगर 3 साल पहले लीप ईयर आया था, यानी कि बिफोर 3 इयर्स, तो उसमें से आपको 6 साल घटा देने हैं। यानी कि आप कहोगे कि सर 2007 का कैलेंडर फ्यूचर में पास्ट में 2001 में रिपीट हुआ था। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरी बात यह है बच्चों, अगर मैं पूछूं कि 2002 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट होगा, अगर किसी भी जनरल ईयर के 2 साल बाद लीप ईयर आता है, 2 साल बाद लीप ईयर आता है, तो उस जनरल ईयर में आप 11 ईयर्स को ऐड कर देंगे, राइट। तो 2002 में जब आप 11 वर्ष ऐड करोगे तो 2013 आएगा। मतलब ये हुआ कि 2002 का कैलेंडर फ्यूचर में 2013 यानी कि 2013 में रिपीट करेगा। तो अब ये बात पास्ट पर भी लागू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2006 का कैलेंडर पास्ट पहले कब रिपीट हुआ था, तो 2006 से पिछला लीप ईयर कितने 2 साल पहले 2004 गया था, ठीक है। अगर उस जनरल ईयर से 2 साल पहले लीप ईयर निकला था तो उसमें से आपको 11 वर्ष घटा देने हैं। देखो फ्यूचर में हम प्लस करते हैं, पास्ट में माइनस कर रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है 1995। मतलब ये हुआ बच्चों कि 2006 का कैलेंडर पहले जो रिपीट हुआ था वो 1995 में रिपीट हुआ था, राइट। अब यहां पर बात करते हैं 2003 की। देखो अगर किसी भी जनरल ईयर के अगले ही वर्ष लीप ईयर आता है, तो जैसे 2003 के अगले ही वर्ष यानी कि 1 साल बाद लीप ईयर आ रहा है 2004, तो अगर 1 साल बाद लीप ईयर आता है तो 11 वर्ष आप ऐड कर देंगे। 2003 में जब आप 11 वर्ष ऐड कर रहे हैं तो 2014 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2003 का कैलेंडर फ्यूचर में 2014 का जो कैलेंडर यानी कि 2014 में रिपीट करेगा। तो ये बात तो फिर पास्ट पर भी लागू होनी चाहिए। अगर मैं पूछ लेता 2005 का कैलेंडर पहले कब रिपीट हुआ था, तो 1 साल पहले ही लीप ईयर निकला है, तो आप 11 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो 1994 आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 2005 का कैलेंडर पहले 1994 में यानी कि 1994 में रिपीट हुआ था। तो यहां ये मेरे कहने का मतलब बस इतना था यहां पर, ठीक है। अब मान लो कि कोई बच्चा मुझसे ये पूछे कि सर 1991 यानी कि 1991 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट होगा, तो बेटा 1991 के बाद लीप ईयर कौन सा है 1992, अगले ही वर्ष है। तो इसका मतलब है कि 1 साल बाद ही लीप ईयर है 1991 के बाद। तो आप 1991 में 11 वर्ष ऐड कर दोगे तो आएगा 2002, यानी कि 1991 का कैलेंडर फ्यूचर में 2002 में रिपीट करेगा। अब अगर मुझसे पूछते कि सर 2002 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट करेगा, तो 2002 के बाद लीप ईयर कौन सा है 2004 है। तो 2004 है, ठीक है। तो 2002 के बाद लीप ईयर 2004 है, तो 11 वर्ष ऐड कर देंगे, 2 साल बाद है तो, है ना। बस आपको एक चीज याद ये रखना है सिंपली कि भाई अगर किसी भी जनरल ईयर के 3 साल बाद लीप ईयर आएगा तो आप उसमें 6 वर्ष बढ़ाओगे यानी कि इंक्रीज करोगे, और 2 साल बाद या 1 साल बाद लीप ईयर आता है तो 11 वर्ष इंक्रीज करोगे। और इसी तरह अगर किसी जनरल ईयर से 3 साल पहले लीप ईयर गया था तो उस जनरल ईयर में से 6 साल माइनस करोगे यानी कि डिक्रीज करोगे। और इसी तरह अगर किसी जनरल ईयर के 2 साल बाद या 2 साल पहले या 1 साल पहले लीप ईयर गया था तो 11 ईयर्स यानी कि 11 साल डिक्रीज करोगे। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मेट समझाया था, आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नई चीज। नई चीज क्या है देखिए,
यहां हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है, यानी कि मंथ्स कैलेंडर रिपीट भी बता दिया आपको, और जनरल ईयर कैलेंडर भी रिपीट बता दिया, लीप ईयर कैलेंडर रिपीट भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं, क्या उस चीज को देखेंगे। तो बच्चों आपने एक चीज देखा होगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 200 ईयर्स में यानी कि 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो एक्स्ट्रा डेज निकालना, एक्स्ट्रा डेज निकालना, ठीक है, कैसे हम निकालते हैं, फाइंड आउट एक्स्ट्रा डेज। अगर मैं आपसे पूछता कि 100 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि 100 ईयर्स यानी कि 100 साल में टोटल कितने लीप ईयर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये जवाब देते हैं कि सर 25, क्योंकि वो 100 ईयर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम उसी ईयर को लीप ईयर कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 4 से कटता है, बट बात जब सेंचुरी की होगी तो हम उसी सेंचुरी को ही लीप सेंचुरी कहेंगे, जो केवल और केवल 400 से कटेगी। तो 100वां जो वर्ष है, 100वां जो वर्ष है वो एक सेंचुरी वर्ष है, तो उसे हमें 400 से काटना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो पहले एक काम हम करते हैं, 99 ईयर्स में देख लेते हैं। तो 99 ईयर्स में आप कहेंगे कि सर 24 लीप ईयर होते हैं, तो 24 मैंने लीप ईयर लिख दिया, ठीक है। अब क्या 100/400 करने से क्या 400 100 को काट पा रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं काट पा रहा है। तो इसका मतलब जो 100वां साल है वो क्या है, सिंपल ईयर में चला जाएगा। तो अगर 100 साल में सिर्फ 24 ही लीप ईयर हैं, तो बच्चों जो रिमाइंडर बचा 76 वो क्या हो गए, सब जनरल ईयर हो गए। तो मैंने यहां पर लिख दिया जनरल ईयर, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक क्लास में एक चीज बताई थी कि एक जनरल ईयर में एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 24 लीप ईयर में कितना दिन हो जाएगा, तो 24 × 2 कर दूं, और एक जनरल ईयर में अगर एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है तो 76 × 1 कर दूं। तो इनका जो कैलकुलेशन हुआ 48 + 76 बराबर हो गया 124 डेज, 124 दिन एक्स्ट्रा निकले। 100 साल में कुल 124 दिन एक्स्ट्रा निकले। तो इसमें से भी अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 17 वीक की वैल्यू कितनी होती है, 17 वीक यानी कि कंप्लीट कटेंगे, 119 दिन निकाल देंगे। 124 दिन में से अगर मैं 119 दिन निकाल देता हूं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहां पर 5 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। पॉइंट इज क्लियर है। अब अगर मैं आपसे यहां ये पूछता कि बताओ बच्चों 200 ईयर्स में कितना एक्स्ट्रा डे होगा, तो दोबारा ये कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 100 साल में जब 5 दिन एक्स्ट्रा निकलने हैं तो 200 साल में कितना होगा, 5 का डबल ही कर देते हैं 10। अब 10 दिन में से भी एक वीक कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो आप कह सकते हैं कि 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं सर। पॉइंट इज क्लियर है। अब अगर मैं ये पूछता बताओ बच्चों 300 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, तो जब 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 300 साल में 5 या 15 दिन एक्स्ट्रा हुए, उसमें से 2 वीक कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो आप कह सकते हैं कि सर 300 साल में केवल एक ही दिन एक्स्ट्रा निकला है, क्योंकि सारे के सारे हम वीक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना। अब अगर हम बात करें 400 ईयर्स की, तो जब 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं तो 400 में 5 × 4 कर दिया। बट यहां पर गौर करने वाली बात एक ये है कि 100वां साल यानी कि 100वां ईयर और 200 ईयर और 300 ईयर और जो है ये जो 3 स्टार्टिंग की सेंचुरियां हैं ये जनरल ईयर में गई थी, क्योंकि ये 400 से कट नहीं रहा था। बट 400वीं जो सेंचुरी है, चौथी जो शताब्दी है ना,
400वां जो साल है वो एक लीप सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक लीप सेंचुरी में एक दिन एक्स्ट्रा यहां पर बढ़ा दिया मैंने, तो यहां पर मैंने लिख दिया 20 और एक 21, यानी कि यहां पर बच गया 0 डे एक्स्ट्रा। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि सर 400 ईयर्स में 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। पॉइंट इज क्लियर। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे यहां ये पूछ लूं कि बच्चों की देखो कि बच्चों कि यहां पर अगर मैं पूछूं कि 600 वर्षों में यानी कि 600 वर्षों में यानी कि 600 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, एक्स्ट्रा डे होते हैं 600 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जब आपको ये पता है कि 400 ईयर्स में 0 एक्स्ट्रा डे होता है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि 400 ईयर्स में आपने यहां पर क्या लिख दिया 0 डे एक्स्ट्रा, राइट, ऐसा ही लिखा। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं 600 में से 400 साल में तो 0 दिन हो गया, अब बचे कितने 200 ईयर्स, तो 200 ईयर्स में यानी कि 200 वर्षों में, तो यहां पर आपके सामने लिखा ही हुआ है 3 डे एक्स्ट्रा, तो 3 डेज एक्स्ट्रा यहां पर मैंने लिख दिया। पॉइंट इज क्लियर। तो यानी कि टोटल 600 ईयर्स में आपके सामने कितने दिन एक्स्ट्रा निकले हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा निकल गए। तो अब आप कह सकते हैं कि सर 600 साल में कुल 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। पॉइंट को समझ रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मैंने पूछा अभी हम 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डे है, 200 में कितना डे है, ये ऐसे पूछा था। अब अगर मैं पूछूं कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, यहां पर इसका जवाब क्या होगा। देखो यहां अभी अभी आपके सामने मैंने लिखा था कि 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं। तो अब आप ये मत कहना कि सर 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, हैं 400 साल में कितना लीप ईयर होगा भाई, तो यहां पर आप 100 मत लिख दीजिए, है ना, कहीं 100 लिख दो। जैसे मैंने यहां पर लिखा 400 वर्षों में यानी कि ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। अब ये अभी अभी आपने देखा कि भाई 100 साल में हमने कितने एक्स्ट्रा डेज कितने लीप ईयर निकाले थे, 24 लीप ईयर। तो 100 साल में अगर 24 लीप ईयर होते हैं तो 400 वर्ष में 24 गुना 4 हो गया 96। अब 100वां साल और 200वां साल और 300वां साल, ये पहली 3 सेंचुरियां तो जनरल ईयर में चलेगी, बट जो 400वां साल है बच्चों वो एक क्या है, लीप सेंचुरी है। तो एक लीप सेंचुरी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब कितना हुआ, 24 चौक 96 और 1 97, 97 लीप ईयर 400 साल में, प्लस 303 यानी कि 303 जो बचे वो क्या हो गए, वो जनरल ईयर हो गए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा, इस चीज को आप समझे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है बच्चों। पॉइंट इज क्लियर है आपका, ये पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है, इस वजह से मैंने आपके लिए यहां पर ये करवा दिया था। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको फैक्ट बेस पर भी बता देता हूं, कैसे देखो, क्योंकि फैक्ट बेस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं कहूं सिंपल सा, अगर मैं एक पॉइंट आपसे ये पूछूं, किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे, यानी कि किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे का मतलब 1 जनवरी 400, 500, 600, 2100 पर क्या दिन होगा, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी
2000 या 1600 या 1800 या एक्सेट्रा, राइट, को किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर। किसी भी सेंचुरी का जो फर्स्ट डे है, इन 4 दिन में से ही कोई एक दिन होगा, ध्यान रखना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो इसी तरह अगर मैं यहां पर लिखूं कि भाई किसी सेंचुरी का लास्ट डे का मतलब होता है 31 दिसंबर। जैसे 31 दिसंबर 2000 या 1600 या 1800 या एक्सेट्रा को किसी सेंचुरी का लास्ट डे मंडे भी हो सकता है, याद रखिएगा, वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन फैक्ट बेस पर पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे फिर अगेन पूछे जा सकते हैं बच्चों। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर अगर हम देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो यहां पर क्या आ रहा है, मंडे दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मंडे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मंडे किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है, और लास्ट डे भी हो सकता है। लास्ट डे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगला पॉइंट अगर मैं कहूं कि बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट एडी को क्या था, फर्स्ट एडी जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते ना एडीबीसी, फर्स्ट एडी को क्या था, फर्स्ट एडी को मंडे था, याद रखिएगा, फर्स्ट एडी को मंडे था। और सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, सप्ताह यानी कि वीक, सप्ताह का फर्स्ट डे मंडे होता है, याद रखिएगा, कहीं आप संडे कराएं, क्योंकि इनमें ये सारे फैक्ट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां मैंने आपके सामने ये फैक्ट्स बेस भी लिखवा दिए हैं कि भाई किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर जैसे अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लीजिए क्या एक क्वेश्चन डालता हूं, जैसे देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये फैक्ट्स बेस मैंने भी आपको लिखवा दिए हैं कि भाई कैसे हम क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1940 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट करेगा, मानो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1940 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये मेरा पूछने का यहाँ एक पॉइंट ये बनेगा कि भाई ये बताओ 1940 है,
वो सिंपल ईयर है या लीप ईयर है? 1940। तो आपका जवाब क्या है? आपका जवाब होना चाहिए सर 1940 एक क्या है? लीप ईयर है। और आपने अभी अभी बताया कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा, तो ये क्या था? ये एक लीप ईयर है। तो इस वजह से 1940 का कैलेंडर 28 साल के बाद 1968 यानी कि 1968 में रिपीट करेगा। और अगर मैं ये पूछता कि 1940 का कैलेंडर पहले कब रिपीट किया था, तो 1940 को आप माइनस करेंगे 28, तो आपके सामने आएगा 1912 में। अब आप देखो 1912 भी एक लीप ईयर है, 1940 भी एक लीप ईयर है, 1968 भी एक लीप ईयर है। तो 1912 में यानी कि 1940 का कैलेंडर पहले पास्ट में जो रिपीट किया था 1912 में वो रिपीट किया था बच्चों। पॉइंट इज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप में से कितने लोग कर पाएंगे। मान लो बच्चों अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूं कि बताइए 26 जून 2005 को ट्यूसडे हो, और मैं आपसे पूछूं 10 अक्टूबर 2010 को क्या दिन हो, तो आप कैसे निकालेंगे? अब इसमें आप कहेंगे कि सर यहां पर आप पॉइंट को देखिए, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो आपको एक बात तो एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पर 26 जून 2005 को अगर मैंने ट्यूसडे लिखा है तो यहां 10 अक्टूबर 2010 को मैं पूछने जा रहा हूं। तो 2005 से 2010 के बीच में करीब ये कितने, अगर मैं कहूं कि ये 4 साल या 5 साल, 5 साल और करीब 4 से 5 महीने और का टाइम पीरियड यहां पर फ्रेम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो यहां आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों डेट्स पर एक्चुअल में क्या दिन है, वैसे निकाल के आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप 26 जून 2005 से 10 अक्टूबर 2010 तक जाते हो तो टोटल कितना दिन लगेगा, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप निकालना किस तरीके से बेहतर करेंगे? दोनों ही तरीके आसान हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप दोनों तरीकों को जान रहे हो। उसके बाद ही आप चुन सकते हैं कि भाई किस तरीके को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं 26 जून 2005 से 26 जून 2006 पर जाऊं तो यहां पर मुझे को क्या लग जाएगा, 365 को मैं 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद 26 जून 2005 से 6 तक पहुंच गया, 6 से 7 जाऊंगा तो एक दिन, 7 से 8 जाऊंगा तो 2 दिन, 8 से 9 जाऊंगा तो एक दिन, और 9 से 10 जाऊंगा तो एक दिन। तो आप सीधा सीधा ये भी कह सकते थे कि सर यहां पर 5 साल का तो गैप है और इन दोनों ईयर के बीच में एक लीप ईयर है, तो 5 साल का गैप और लीप ईयर कितना हो गया, 6। तो यहां पर भी देखो ये टोटल इनका वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो आप इसे 6 भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, और चाहे तो आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। अब आप कहां पर खड़े, 26 जून 2005 पर हैं, या 26 जून 2005 से आप 26 जून 2010 तक आ चुके हैं। तो जून को कंप्लीट करना है, तो जून को बच्चे अगर हम कंप्लीट करें तो जून 30 दिनों का होता है, तो 4 दिन ले लेता हूं। जून के बाद जुलाई अगर लेता हूं तो 31 दिन होता है, तो पूरे 31 दिन लिख दिया। जुलाई के बाद अगस्त अगर लिखता हूं तो पूरा 31 दिन लिखूंगा, और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर लेता हूं तो पूरा 30 दिन लगेगा, और सितंबर के बाद अक्टूबर लेता हूं तो पूरा 10 अक्टूबर तक जाना है, तो 10 ही लिखा है। 6 और 4 10 और 12 पावर लग गया 1, 3 3 9 10 1 11, 112 दिन। 112 दिन का मतलब ये तो कंप्लीट कर रहा है, 7 एकम 7 और 7 6 42। देखो बच्चों 16 वीक की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 112 दिन होती है। तो रिमाइंडर क्या बच गया, यहां पर 0 बच गया।
अब इस डेट से अगर मुझे इस डेट पर जाना होगा तो इस ट्यूसडे में मुझे 0 दिन ऐड करना होगा और यहां पर मैंने लिख दिया ट्यूसडे। मेरा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा था। जब मेरे पास रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा तो मैं इस ट्यूसडे में ऐड क्या करूं। अब ट्यूसडे में मैंने, जब मेरे पास कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा था तो मैंने 0 ही ऐड किया, तो 0 ऐड करने से ट्यूसडे में ट्यूसडे ही यहां पर आ गया। पॉइंट इज क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूं। क्वेश्चन तो पूछने के लिए एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है इस तरह से, टोटल दिन निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, हालांकि मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मान लीजिए हम अगर ये कहें कि भाई 20 अप्रैल 2005 से मई जून जुलाई 10 जुलाई 2005 में तक टोटल कितने दिन होते हैं? होंगे या लगेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां 20 अप्रैल के बाद अप्रैल को कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। अप्रैल के बाद मई का जो महीना है उसमें 31 दिन होते हैं तो 31 लिख दिया। उसके बाद जून का जो महीना है, मई के बाद जून का, उसमें 30 दिन होते हैं तो 30 लिखा है। उसके बाद जुलाई का जो महीना है उसमें 10 जुलाई तक जाना है 10, तो आप कह सकते हैं 3 6 और 2 8 81 दिन कि सर यहां से, यानी कि 20 अप्रैल 2005 से अगर हम 10 जुलाई 2005 तक जाते हैं तो हमें टोटल 81 दिन यानी कि 81 डेज लगेंगे। तो यहां तक पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया? क्यों बच्चों? अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो कैसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मार्च 2001 का 3rd संडे किस डेट को था? मान लीजिए क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे? तो मार्च 2001 का 3rd संडे किस डेट को था, क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर एक चीज को गौर कीजिए कि अगर आप 1 मार्च को दिन निकाल लेते हैं, अगर मैं ये जान लूं कि 1 मार्च को क्या दिन है, तो मैंने लिखा 1 मार्च 2001 लिखा। अब इस पर मैं दिन निकाल लेता हूं टाइप 1 के द्वारा। 1 मार्च का कोड हो गया 4 सेंचुरी 2000 का 6 ईयर है 1 ईयर में 0 लीप ईयर। तो यहां पर देखेंगे 10 2 12 का मतलब हो गया रिमाइंडर बचेगा 5 और 5 पर आता है थर्सडे, यानी कि 1 तारीख को 1 मार्च को अगर थर्सडे है तो थर्सडे में 3 दिन बढ़ाऊंगा तो ही तो संडे आएगा। तो यानी कि 1 मार्च को अगर थर्सडे है तो 4 मार्च को क्या होना चाहिए? संडे। तो 4 मार्च को क्या होगा? संडे होगा पहला, ठीक है। और उसके बाद फिर 11 मार्च को पड़ेगा संडे, और हमसे उसके बाद फिर 18 मार्च को पड़ेगा संडे, क्योंकि 7 दिन के बाद ही पड़ता है। और उसके बाद फिर 25 तारीख को पड़ेगा संडे, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? 3rd संडे पूछा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि सर हमारा आंसर होना चाहिए यहां 18 मार्च का आंसर हमारा हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये चीज समझे कि भाई कैलेंडर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको, अब देखो क्वेश्चन को तो हम कितने भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का तो कोई लिमिट ही नहीं होता, अंत ही नहीं होता। कितने भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, करते हुए चलिए, अलग अलग किताबों से पढ़ते हुए चलिए। बट बात ये आती है
कि हमने जो कंसेप्ट सीखा, अगर वो कंसेप्ट हमें पूरा अच्छे से आ चुका है तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्हें कोड ही याद नहीं है, तो वो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ही कुछ सोचिए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना है। तो ये जो कैलेंडर टॉपिक था, ये करीब 2 घंटे, 2 लेक्चर इस पे हुए। 1 घंटे का लेक्चर मैंने लास्ट क्लास में लिया था, जिसे आप क्लास 1 कह सकते हो, और 1 घंटे का लेक्चर मैंने आज लिया, जिसे आप क्लास 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पसंद भी करेंगे और समझे होंगे कि भाई मैंने आपको हर चीज को समझाने का यहां प्रयत्न किया है। तो बच्चों, फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत बच्चों, नमस्कार।